फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, पर जब जब जैसे एरिया डिक्रीज होगा तो वही फील्ड लाइंस में से कुछ ही फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स की तरफ जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन यहाँ में 2 पॉइंट में हमें आंसर लिख देना है कि हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि दैट एवरी फील्ड लाइन फ्रॉम Q दैट पियर्सेस द सरफेस रेडियस एट R1 आल्सो पियर्सेस द सरफेस करना चाहिए। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉइंट कर रही है एक्स एक्सिस के। यदि हम इसका टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि हम और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ली थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने बताया था कि हम इसका थ्योरेटिकल डेरिवेशन या इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और किस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, ये सब मैंने हाईलाइट किया था। और उसके साथ साथ उसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की कंडीशंस को भी मैंने बताया था। तो ये एक डिटेल वीडियो था। अब हम उसके बारे में आगे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर अब हम हाईलाइट करते हैं। तो लेट अस सी कौन कौन सी हमारे पास की पॉइंट्स हैं। पहले की पॉइंट है, यदि हमारे पास कोई एक लार्जर एरिया है और उस लार्जर एरिया में से जो फील्ड लाइंस अगर स्पेस में प्रेजेंट हैं तो वो किस तरह से उसको क्रॉस करेंगे। अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो सारी फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस करेंगे। अगर हम एरिया को छोटा करते हैं तो उनमें से सारी फील्ड लाइंस को क्रॉस ना करके कुछ 1 या 2 या 3 फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं तो हमारे पास फ्लक्स की जो वो है क्वांटिटी वो भी हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है, यदि हम एरिया को कांस्टेंट रखते हुए उसे सिर्फ रोटेट करते हैं, यानी अगर हमें थीटा एंगल से उसको वेरी करते हैं, यानी हम रोटेट करेंगे इसकी वैल्यू 0 डिग्री 90 डिग्री से 180 डिग्री तक अगर हम रोटेट करते हैं स्पेस में, तो हम देखेंगे कि उसमें से क्रॉस होने वाली फील्ड लाइंस किस तरह से फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम डिटेल में अभी एनालाइज करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, अगर यदि हम किसी भी प्लेन को किसी स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस यानी कि बहुत घनी फील्ड लाइंस में अगर हम रख रहे हैं तो फ्लक्स पर क्या असर आएगा, और अगर हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखते हैं तो उसमें से जो फ्लक्स क्रॉस होगा वो उस पर क्या असर आएगा। ये तीनों फैक्टर्स अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है एरिया को बढ़ाना और घटाना, दैट मीन्स टू इंक्रीज द एरिया एंड डिक्रीज द एरिया। उससे हम देखेंगे कि फ्लक्स पर क्या असर आता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है एक डायग्राम में, वीडियो में हमें दिख रहा है, यदि हमारे पास स्पेस में फील्ड लाइंस है और एरिया हमने लिया अभी इंक्रीज हो रहा है तो मोर फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, पर जब जैसे एरिया डिक्रीज होगा तो वही फील्ड लाइंस में से कुछ ही फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स की तरफ जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स एरिया लार्जर द एरिया मोर द फील्ड लाइंस गो थ्रू इट एंड हेंस ग्रेटर इज द फ्लक्स। जितना बड़ा एरिया हम रखते हैं उतना ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे जो कि ज्यादा फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हम इसका एरिया को रिड्यूस करेंगे तो सारी फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस ना होकर के कुछ ही फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी तो वो किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, लेसर फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एरिया के डायमेंशंस पर इस तरह से हमारे पास जो फ्लक्स की क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है। सेकंड हमारे पास है, सेकंड की पॉइंट है, यदि हम एरिया को रोटेट करते हैं तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स पर क्या असर आएगा। तो हम देखेंगे कि कुछ सिचुएशंस में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जहां से कि नो फ्लक्स सिचुएशन भी हमारे पास आ सकती है। लेट अस सी। अब हम क्या कर रहे हैं, ना तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वेरी किया ना ही प्लेन को, हम सिर्फ प्लेन को रोटेट कर रहे हैं। एक स्पेस में हम रोटेट कर रहे हैं और देखते हैं इस सिचुएशन में हमारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम फील्ड लाइंस और इस सिचुएशन में सबसे कम मैक्सिमम फील्ड लाइंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यदि हम इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि जैसे जैसे रोटेट कर रहा है हमारे पास प्लेन तो हमारे पास फील्ड लाइंस उसमें से ज्यादा क्रॉस हो रही है। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस आ जाएंगी, यानी मैक्सिमम फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर जो कि मैंने पहले भी सिचुएशन बताई है मिनिमम फ्लक्स कंडीशन की, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 फ्लक्स का सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि जब हमारे पास थीटा जो है 0 डिग्री हो रहेगा। नो नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट आता है, थर्ड की पॉइंट हमारे पास आ रहा है स्ट्रॉन्गर द फील्ड लाइंस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फील्ड लाइंस अगर यदि बहुत घनी हो रही है, किसी रीजन में ज्यादा फील्ड लाइंस है तो क्या असर पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं यहाँ पर हम एरिया को नहीं चेंज करेंगे बल्कि फील्ड लाइंस हमने कम कर दी, यानी कि लेसर वी का फील्ड लाइन अब ये हमने डेंसर कर दी। तो डेंसर में हम देख रहे हैं सारी फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही है तो ग्रेटर इज द फ्लक्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा ग्रेटर फ्लक्स होगा, और जितनी वीक फील्ड लाइंस होंगी उतना हमारे पास कम फ्लक्स कंस्टिट्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास कम फील्ड लाइंस जो है सेम एरिया में से क्रॉस करेंगे। तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिनको कि हम हाईलाइट करके बता सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर हमारे पास फ्लक्स जो है डिपेंड करता है ना। अब हमारे पास आता है कुछ नॉलेज टेस्ट। अब तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया उससे हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, व्हाई द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सरफेस।
अब ये क्वेश्चन है, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन पर यहां हम देखेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। फ्लक्स जो है वो कभी भी किसी भी चुने हुए सरफेस के रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ये दो फिगर अगर हम देख रहे हैं, ये हमारे पास है फर्स्ट फिगर। इस फर्स्ट फिगर में हमने प्लस क्यू क्वांटिटी का चार्ज रखा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है। सिमिलरली सेकंड फिगर में भी हमने क्या कर रखा है, सेम प्लस क्यू क्वांटिटी का चार्ज रखा है। बट इस फर्स्ट फिगर के अंदर हमारे पास जिसको स्फीयर को जो हमने सराउंड किया, एक आर रेडियस का स्फीयर लिया और एक 2r रेडियस का स्फीयर लिया है। सिमिलरली सेकंड फिगर में हमने क्या लिया है, एक r1 रेडियस का स्फीयर लिया है और दूसरा r2 रेडियस का स्फीयर लिया। अब इन दोनों स्फीयर की अगर यदि हम डायग्राम को समझें तो हमारे पास फ्लक्स के टर्म्स में अगर हमें बात करनी है तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी होगी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ देखना होगा। जब भी आपको फ्लक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ चार्ज और उससे ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइंस पर आपको कंसंट्रेट करना है। हम यहाँ पर सेकंड फिगर आप देखिए, सेकंड फिगर में हम क्या नोटिस करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुए, लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फील्ड लाइंस यहाँ पर शो की गई, यानी 8 फील्ड लाइंस R1 सरफेस से भी क्रॉस हो रही हैं, R1 जिसका रेडियस है। सिमिलरली यही 8 फील्ड लाइंस जो है R2 सरफेस एरिया जिसका कि रेडियस R2 है, उस सरफेस एरिया से भी क्रॉस हो रही है, यानी कि फील्ड लाइंस को क्रॉस होने वाली जो क्वांटिटी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। भले ही हमने सरफेस एरिया को कितना ही बड़ा क्यों ना कर दें तो उससे हमारे पास उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही हमारे पास कंक्लूडिंग पॉइंट आता है कि क्योंकि जो फ्लक्स है वो सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर, कितना ही बड़ा सरफेस एरिया हम क्यों ना ले लें। तो इसी तरह से जब हम इस सेकंड फिगर को देखेंगे तो यहां पर भी अगर हम देखते हैं तो क्यू अमाउंट का चार्ज लिया है हमने, लेकिन पर उससे जितनी भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी वो सारी आर सरफेस एरिया जिसका रेडियस आर है उस सरफेस एरिया से भी क्रॉस होंगे और जिसका रेडियस 2r है वहां से भी क्रॉस होंगे। तो यानी अब हमारे पास कंक्लूडिंग लाइंस क्या आ जाएंगी, जो कि आंसर हमें लिखना है। यहां में 2 पॉइंट में हमें आंसर लिख देना है कि हम यहां पर नोट कर रहे हैं कि दैट एवरी फील्ड लाइन फ्रॉम Q दैट पियर्सेस द सरफेस रेडियस एट R1 आल्सो पियर्सेस द सरफेस एट R2, यानी Q से जो भी फील्ड लाइंस R1 से क्रॉस हो रही है, सेम फील्ड लाइंस R2 से भी क्रॉस हो रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सरफेस। तभी हम कहेंगे द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द टू सरफेसेस फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड डायरेक्शन इज इक्वल। तो जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा इक्वली रहेंगी क्योंकि वो चार्ज पर डिपेंड करती है। तो यही आपका 2 पॉइंट में आंसर होगा इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का। इफ यू विल राइट इट 100% आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर, और बहुत ही छोटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। सिमिलरली यदि हम इस फिगर की तरफ देखें, यहाँ सेकंड फिगर की तरफ देखें, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियाई r and 2r एनक्लोजिंग अ चार्ज qr इक्वल। दैट मींस जो फ्लक्स है वो साइज ऑफ द सरफेस के इंडिपेंडेंट होता है। ये हमें कंक्लूडिंग पॉइंट मिल गया कि जो फ्लक्स है वो साइज ऑफ द सरफेस के इंडिपेंडेंट है। उसका रीजन क्या है, सिंस ऑल द फील्ड लाइंस दैट पियर्सेस वन सरफेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड डायरेक्शन आल्सो पियर्स द अदर सरफेस इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो भी फील्ड लाइंस एक सरफेस में से क्रॉस हो रही हैं वही फील्ड लाइंस दूसरे सरफेस में से भी सेम डायरेक्शन में ही क्रॉस होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस में फ्लक्स जो है वो रेडियस के इंडिपेंडेंट है। नाउ सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन आती है, दूसरा जो हम इस फ्लक्स से एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो क्या है कि इफ देयर आर नो चार्जेस इंक्लूडेड विद इन अ क्लोज्ड सरफेस तो फ्लक्स की हमारे पास जीरो फ्लक्स कंडीशन आ जाती है। तो पहले भी मैंने समझा है जीरो फ्लक्स कंडीशन, बट अगर यदि कंसेप्चुअल पार्ट में पूछा जाए तो आपको किस तरह से आंसर लिखना और डायग्राम शो करना है। यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस एरिया दे रखा है जिसको कि हमने एक एरिया एलिमेंट DA1 से, ये फर्स्ट एरिया है हमारे पास, और DA2 में डिवाइड किया है, और सोर्स ऑफ चार्ज जो है वो सरफेस एरिया के बाहर रखा हुआ है। अभी यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सरफेस एरिया है वो इसके अंदर नहीं है। दैट मीन्स हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इससे जितनी भी फील्ड लाइंस हमारे पास DA1 एरिया में से क्रॉस हुई उतनी ही फील्ड लाइंस DA2 में से क्रॉस होकर के बाहर निकल रही है। यानी कि अ टिपिकल फील्ड लाइन दैट enters the surface at DA1 leaves at DA2, that is every line that enters the surface must also leave that surface, hence net flow of field lines into or out of the surface is zero। तो ये आपका आंसर होगा यदि क्लोज सरफेस है हमारे पास और नो चार्ज इज इंक्लूड, यानी कि इसमें चार्ज इंक्लूड नहीं है बट सोर्स ऑफ चार्ज जो बाहर की तरफ रखा है, तब हमारे पास नेट फ्लक्स जीरो क्यों होगा। तो ये आपको 3 लाइंस लिखनी है कि नेट फ्लक्स हमारे पास जीरो क्यों है, क्योंकि बाहर जब सोर्स चार्ज रखा है तो जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया के अंदर एंटर करेंगे उतनी ही फील्ड लाइंस उसके दूसरे सरफेस एरिया में से, दूसरे सरफेस एरिया एलिमेंट में से बाहर निकलेंगे। सिमिलरली एक और अनदर सिचुएशन है हमारे पास सेकंड फिगर, अगर यदि हम यहां तक पर देखें तो इसमें हमारे पास चार्जेस जो है वो सरफेस एरिया के अंदर इंक्लूडेड है। ये दूसरी तरह की सिचुएशन है, बट यहां अगर हम देखें तो उनका नेट मैग्नीट्यूड, एक पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज है तो एक नेगेटिव अमाउंट का चार्ज है, बट जब इन दोनों ही सेम इक्वल अमाउंट है बट अपोजिट इन नेचर है तो अगेन हमारे पास नेट सम जो आएगा, नेट चार्ज इंक्लूडेड क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा।
तो सिमिलरली इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। सपोज यहाँ से 1 2 3 लाइंस जो बाहर निकल रही है, तो उतनी ही 3 लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से एंटर हो रही है। यहाँ ये पॉइंट नोट करना है कि पॉजिटिव चार्ज जितनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भेजेगा, नेगेटिव चार्ज में उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर आएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर और बाहर आने वाली नेट जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, इफ द सेम चार्जेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइन आर इंक्लूडेड इनसाइड द क्लोज सरफेस देन आल्सो इट लीड्स टू द जीरो फ्लक्स सिचुएशन। तो ये दोनों सिचुएशन हमारे पास हमको एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट आर द सिचुएशन वेयर द जीरो फ्लक्स इज पॉसिबल। तो पहला रीजन हमारे पास क्या है, जब सोर्स ऑफ चार्ज को हमने बाहर रखा है उसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। दूसरा रीजन क्या है, जब हमने इक्वल अमाउंट का बट अपोजिट नेचर के चार्जेस सरफेस के अंदर रखे हैं, तो उसका रीजन आपको डिफरेंटली आंसर देना है। बट कंक्लूजन यही है कि नेट फ्लक्स जो होगा वो हमेशा जीरो होगा ना। अब हम एक बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्लोज्ड सरफेस। इससे पहले वाले में हमने एक प्लेन सरफेस से देखा था, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस के लिए मैंने पहले भी बताया है कि हम इसको एक सिंगल एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लोज्ड एरिया को हमेशा हमें क्या करना होगा, डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स यानी एरिया वेक्टर में डिवाइड करना होगा, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स ले होंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर एक फर्स्ट एरिया एलिमेंट ले लिया है, ये फर्स्ट फिगर है। हम एक एक फिगर को डिपिक्ट करेंगे अभी। ये हमारे पास सेकंड फिगर ले लिया अभी हमने, और ये हमने थर्ड फिगर ले लिया। इन सब तीनों फिगर में हमने क्या चीज नोटिस की है, इन तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सभी एक डायरेक्शन में जा रही हैं, बट इन तीनों को जब हमने एरिया एलिमेंट्स को लिया तो इन सबका एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, ये नोट करने वाली बात है। अब इसी डायरेक्शन के ऊपर हमारा सारा कंक्लूडिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि इसमें से क्रॉस होने वाला फ्लक्स क्या होगा। यही एक इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह का क्लोज्ड फिगर से आप डील करें तो उसको डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स में तोड़ेंगे और फिर हमारे पास हर एरिया एलिमेंट का फ्लक्स हमें डिसाइड करना होगा और फिर उसको सम अप करना होगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर अ क्लोज्ड surface the area vectors are perpendicular to the surface at each point and point outward। सबसे पहली हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि हर एक पूरे क्लोज सरफेस को हमको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एरिया एलिमेंट में डिवाइड करना होगा और उन सब के लिए हमें एक एरिया वेक्टर बनाना होगा। तीनों सरफेस एरिया के लिए हमें एरिया वेक्टर बनाना होगा जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रखनी होगी। नाउ लेट अस डिपिक्ट द केस नंबर 1। सबसे पहले फिगर पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे फर्स्ट फिगर में हमारे पास क्या दिख रहा है, हियर द फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। देखिए ये सबसे पहला फिगर है, यहाँ पर ये मेन फिगर में अगर यदि आप देखें तो यहाँ पर था। तो इसमें हमने क्या देखा कि सपोज कर लो ये जो हमारे पास डायरेक्शन जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सपोज कर लो हमने यहाँ एक्स एक्सिस ले रखी है। अगर यदि हम इस एरिया एलिमेंट को ले तो इस एरिया का अगर यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो उसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास बनेगा वाई एक्सिस। अब अगर यदि हम इसका एरिया एलिमेंट दैट मींस एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉइंट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। यदि हम इसका एरिया एलिमेंट लेते हैं यानी डेल्टा A1 को वेक्टर एलिमेंट लेते हैं तो वेक्टर अगर हम देखेंगे तो वो किस में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, जहां उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, थीटा की वैल्यू होगी हमेशा लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल बनाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में दिखाई दे कि थीटा एक्यूट एंगल है तो आपका कंक्लूडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कि द फ्लक्स शुड बी द पॉजिटिव। आप देखिए ये फ्लक्स पॉजिटिव कैसे आता है, क्योंकि हमें मालूम है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, E.dA। यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लैनर सरफेस के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E.dA ऑफ कॉस थीटा, और 0 से 90 के बीच में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ हमारे पास क्या लिखेंगे, E.dA कॉस थीटा, यानी कि फाई जो है हमारे पास इस सिचुएशन में पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी। आई होप ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डिसाइड करनी, पहली स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी है एरिया वेक्टर को डिसाइड करना और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को लेकर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास हुआ केस 1 के लिए कि पॉजिटिव फ्लक्स कब बनता है। मैंने पहले भी बताया था पॉजिटिव फ्लक्स तभी बनता है जब हमारे पास फील्ड लाइंस अंदर से बाहर, इनसाइड टू आउटसाइड जो है वो क्रॉस करेंगी। Now, let us see the second figure. Now, ये हमारा मेन फिगर था। इस मेन फिगर में हमने देखा, हमने ये वाला एरिया एलिमेंट को सेकंड फिगर माना है, तो इसको हम थोड़ा एनलार्ज वे में देखते हैं। तो अगेन इस फिगर में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। फर्दर अगर यदि हम इसका यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाई एक्सिस आएगा, यानी कि हमारे पास एरिया वेक्टर जो है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया। इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि हमने बताया जब भी ओपन सरफेस है तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये अभी हम इसको एज अ ओपन सरफेस ले रहे हैं, एज अ क्लोज
सरफेस नहीं ले रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोज सरफेस को हमेशा ओपन सरफेस में हमको छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट में समझना होगा और फिर उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर कंक्लूडिंग पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है। इस सिचुएशन में हमारे पास जो एरिया वेक्टर आ रहा है डेल्टा A2 वो जा रहा है हमारे पास वाई एक्सिस में। और हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड स्ट्रेटजी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को देखना। तो दैट कम्स आउट टू बी द 90 डिग्री, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री बनता है। फर्दर अगर यदि हम फ्लक्स का फॉर्मूला देखें ओपन एरिया के लिए तो E डॉट dA बनता है। नेक्स्ट E डॉट dA में जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E dA cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0। तो ये हमारे पास हो गया इस सिचुएशन में जब फील्ड लाइंस केवल ग्रेस कर रही है, यानी उसके ऊपर से निकल के जा रही है, गुजर के जा रही है, टच करती हुई जा रही है, बट उसको क्रॉस नहीं कर रही है 90 डिग्री पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ में आएगा कि जो फील्ड लाइन सिर्फ एरिया को क्रॉस करके, मतलब सॉरी, उसमें से ऊपर से गुजर टच करती हुई निकल जाती है पर उसको क्रॉस नहीं करती है, तो वो फील्ड लाइंस कभी फ्लक्स नहीं बनाती। तो उस सिचुएशन में हमारे पास फ्लक्स सिचुएशन क्या हो जाती है, फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। ये था हमारे पास सेकंड केस। ना अब हमारे पास आता है थर्ड केस। ना उसी सेम एरिया का अगर हम मेन फिगर में देखें तो अब ये हमारे पास था थर्ड एरिया एलिमेंट। इस थर्ड एरिया एलिमेंट को हम क्लोजली देखें तो अगेन वही फिगर है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। दिस टाइम अगर यदि हम एक्सिस ड्रॉ करें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस आ रहा है। लेकिन पर ये जो एरिया एलिमेंट हमने लिया है पीछे की साइड का, बैक पोर्शन ऑफ द क्लोज्ड सरफेस लिया है, तो इसमें हमारे पास एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में चला जाएगा, अब हमारे पास वाई जेड प्लेन में आ जाएगा। तो यहाँ हमें यहाँ ध्यान रखना है। अगेन सबसे पहला पॉइंट है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ रखना है, इसकी डायरेक्शन देख ली हमने, एक्स एक्सिस दे रखी है। इसी तरीके से हमने देखा है कि एरिया एलिमेंट जो डेल्टा A3 था, एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी वाई जेड प्लेन। हालांकि एक पर्टिकुलर एंगल नहीं है बट वाई जेड प्लेन है। तो इस केस में हम देखते हैं कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन जो है 90 डिग्री बन रहा है। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसकी थीटा की वैल्यू 180 से लेस है बट थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है, दैट इज कमिंग एज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो फिर से हम फ्लक्स को देखेंगे तो E डॉट dA बनेगा हमारे पास। E डॉट dA बनने से हमारे पास E dA cos बनेगा, और थीटा जहाँ की थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर एंटर कर रही। वैसे भी अगर हमें फिगर में दिख रहा है कि इस थर्ड एरिया एलिमेंट में से फील्ड लाइंस बाहर से अंदर जा रही है, तो मैंने पहले भी बताया व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। जब भी फील्ड लाइंस आपको बाहर से अंदर दिखाई देंगे तो उस फील्ड लाइंस में जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे उनको हमें नेगेटिव